हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी मार्च 2022 की विज़न आईएएस मैगज़ीन हिंदी की। ठीक है। तो देखिए इसमें जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आज बस ट्रायल के लिए एक या दो आर्टिकल हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या PT 365 या फिर इसी को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। तो अभी 5 जून को एग्ज़ाम भी है, तो कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना कंप्लीट किया जाए। तो देखिए टॉपिक हैं ये हम अंदर देख ही लेंगे, 2-3 आर्टिकल इसमें पढ़ लेंगे आज। उसके बाद कल से हम कंटिन्यू करेंगे PT 365 या फिर इसको जिसको भी कंटिन्यू करेंगे आप बता दीजिएगा। ठीक है। हालांकि समय काफ़ी कम है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उसी को रिवाइज़ कीजिए। ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए जो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इन 20-25 दिनों में जितना उनको थोड़ा सा आगे ला सकूँ उतना लेके आऊँ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो यूसीसी जिसने 13 अप्रैल का जो है, अगर इनसाइट पढ़ा होगा तो इसके बारे में उसमें भी काफ़ी कुछ दिया गया था। ठीक है। तो हाल ही में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक विशेषज्ञ पैनल के गठन की घोषणा की। ठीक है। जिसमें क्या कहा, इस पैनल के थ्रू क्या कहा गया कि जो राज्य में समान नागरिक संहिता है यूसीसी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे क्या होता है ये। आगे क्या यहीं पे ये दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे अभी। तो इसको लागू करने की संभावना की जांच करेगा। यूसीसी होता क्या है, तो जितने भी जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने ये मामले होते हैं ना, इनके लिए सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाला एक कानून है। मतलब सभी को एक कानून के अंदर इन सभी मामलों को जो है ला के रख दिया जाए। जितने भी मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको एक कानून के अंतर्गत ला के रख दिया जाए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बहस चल ही रही है। इसका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की प्रणाली को बदलना। जैसे कि हिंदुओं में अलग कानून हो जाता है। ठीक है। तलाक, जो मोमडन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उसमें तलाक 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 3 बार कहा और ख़त्म हो जाता है। हिंदुओं का अलग हो जाता है। तो इस टाइप से जो है इस कानून प्रणाली को बदलना, जो व्यक्तिगत कानून है, जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंधों और संबंधित मामलों को प्रशासित करते हैं। ठीक है। धार्मिक समुदायों के अकॉर्डिंग जो है ये चलते हैं। तो यह विचार संविधान के अनुच्छेद जो 44 है, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, उसमें क्या कहा गया कि जो राज्य है वो सभी नागरिकों के लिए भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है। कोई अनिवार्य नहीं है राज्य के ऊपर ये, पर वो इसका प्रयास करेगा। जैसा आपको पता ही है कि डीपीएसपी जो नीति निदेशक जो सिद्धांत है वो अनिवार्य नहीं होते, बस वो एक तरह से दिशा निर्देश होते हैं। ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित अगर हम कुछ तथ्य देखें यूसीसी से, तो ये सबसे पहले जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में के आरंभ में ही यूरोपीय देशों में समान नागरिक संहिता जो है ऐसी जैसी संहिताओं का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है। मतलब 1800 और 1900 ईस्वी में इन्हीं संहिताओं से समान नागरिक संहिता का विचार उत्पन्न हुआ था। 1804 की फ्रांसीसी जो संहिता थी, उस समय प्रचलित सभी प्रकार के प्रथागत और सांविधिक कानूनों को समाप्त इसने कर दिया था। ठीक है। इस प्रकार उसका उनका स्थान एक समान संहिता ने ले लिया था। मतलब पूरे देश पे एक समान कानून लागू किया गया था। उसके अलावा देखिए स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो जो लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 है, उसमें भारतीय कानूनों के संहिताकरण में एकरूपता के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है। इसमें यह सुझाव दिया गया था कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनके व्यक्तिगत कानूनों को इस प्रकार की संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है। यही दो चीज़ें जो प्रॉब्लम है इनमें। ठीक है। तो इसकी वजह से इनको जो है बाहर रखा गया। उसके बाद जो बी एन राव समिति थी 1941, मतलब ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है, तो उसने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताकृत हिंदू कानून का सुझाव दिया था। मतलब हिंदुओं के लिए अलग कानून का, इसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई थी। किसमें, बी एन राव समिति में 1941 में। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद की कानून की अगर बात करें तो 1954 में विशेष विवाह अधिनियम, इसमें जो है किसी भी जो व्यक्ति है उसको किसी भी धर्म को मानने वाले नागरिक से विवाह का प्रावधान किया गया था। ठीक है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को यह अनुमति दी गई कि वे किसी विशेष धार्मिक व्यक्तिगत कानून की व्यवस्था से बाहर विवाह कर सकते हैं। इस विशेष विवाह अधिनियम 1954 से मतलब अपने धर्म से दूसरे धर्म में विवाह कर सकते हैं। ठीक है। हिंदू विधान से संबंधित 4 प्रमुख कानूनों की अगर बात करें, हिंदू विधान से संबंधित कौन से हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके बाद 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956 एवं हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। ये
क्या थे तीनों 56 के थे, बाकी एक 1955 का था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अगर हम निर्णय की बात देखें तो ये केस भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट था। ठीक है, 2017 में भी जो है ये हाईलाइट था, शाह बानो वाद 1985 में, मतलब जो उसके पति ने उसको जो तलाक दे दिया था, उसके बाद उसके पति पे मतलब कुछ बाध्यता लगाई गई थी कि 180 या 190 रुपये पर मंथ जो है आप इसको शाह बानो को जो है देंगे। उसके बाद फिर जो है आंदोलन वगैरह हो गया था मोमडन का, और इसको जो है केस को फैसले को पलटना पड़ा था कांग्रेस को। बाद में इनकी जो है डेथ हो गई थी 1992 या 3 में डेथ हो गई थी इनकी, तो ये केस वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो इसमें जो है संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। उसके अलावा सुश्री जॉर्डन दिएंगदेह बनाम एसएस चोपड़ा 1985 में केस आया है, सेम ईयर में। एक समान नागरिक संहिता को अविलंब कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है, सरला मुदगिलवाद 1995, संसद द्वारा एक समान नागरिकता बनाने की आवश्यकता को दोहराया गया। बार बार मतलब संसद द्वारा इसको दोहराया गया कि बनाइए बनाइए, पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। शायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017, सॉरी ये अलग केस है ये वाला, शाह बानो वाले केस की मैं जो है ऊपर बता रहा था। ये भी अभी इसी साल में आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुना होगा, शाह बानो वाला केस है। ठीक है, वही ट्रिपल तलाक का जो वो था, तलाक तलाक कहने पे 3 बार तलाक हो गया था, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो इसमें जो है तलाक बिदत, 3 तलाक की प्रथा की वैधानिकता को प्रश्नगत किया गया और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था 2017 में। अब इसके पक्ष में तर्क देख लेते हैं। तो पक्ष में क्या तर्क है, सबसे पहले क्या करेगा ये कानूनों का सरलीकरण, मतलब एक सिंपल एक कानून होगा जो कि सभी समुदायों पर लागू होगा। हालांकि अगर वैसे सोचा जाए तो ये मतलब पॉसिबल, भारत जैसे देश में बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसके लागू होने की, पर हम मतलब जो सिविल एस्पिरेंट है उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसको अगर हम लिखेंगे तो पक्ष में भी हमें उतने ही अच्छे पॉइंट देने होंगे जितने विपक्ष में देने होंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो संहिता है उन कानूनों को सरल बनाने का कार्य करेगी जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर क्या है अलग अलग हैं, जैसे कि हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य। यह संहिता विवाह समारोह, विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे जटिल कानूनों को सरल और सभी के लिए एक समान बना देगी। उसके अलावा लैंगिक जो समानता है उसमें भी जो है देखा जाएगा, जो सभी व्यक्तिगत कानून है चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी न किसी रूप से महिलाओं के साथ भेदभाव करते ही हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ईसाई महिलाओं में क्या है कि जो पति द्वारा किए गए व्यभिचार क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होता है ना, वो व्यभिचार होता है, उसके आधार पर तलाक नहीं ले सकती हैं। ठीक है, जो ईसाई महिलाएं हैं अगर उसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो वो तलाक नहीं ले सकते। तलाक के लिए व्यभिचार के साथ ही क्रूरता, मतलब पति ने उसके ऊपर क्या की हो, क्रूरता की हो, पाशविकता, अप्राकृतिक यौन संबंध हो, ये सब जो है तीनों होने चाहिए, तभी वो जो है अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। दूसरी ओर ईसाई पति अपनी पत्नी को मात्र व्यभिचार, मतलब वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर पत्नी का है तो पति उससे तलाक ले सकता है। ठीक है, करके उसे तलाक दे सकता है। इसी प्रकार उत्तराधिकार को प्रशासित करने वाले हिंदू विधि शास्त्र मित्राश्रा के नियमों के अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति से संयुक्त उत्तराधिकार से वंचित किया गया था। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, जो बेटे थे इनको जो पिता की जो संपत्ति थी वो सिर्फ बेटों को दी गई। लता मित्तलवाद 1985, इसके बाद ही हिंदू बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए। उसके बाद इसके अलावा भी देखिए, जो विभिन्न समुदाय की अलग अलग महिलाएं हैं वो व्यक्तिगत कानूनों के भेदभाव पहलों की संवैधानिक वैधता को अदालतों में चुनौती देती रही है। ऊपर हमने केसेस देखे भी हैं। उनकी मुख्य चिंता जबरन विवाह की धमकी, अंतरजातीय, अंतरवर्गीय, अंतरधार्मिक विवाह और संपत्ति विवाद, इनके मामलों में जानलेवा हमले हैं। तब भी वह तब भी वह तब भी क्या करती है जब उन्हें व्यभिचार, द्विविवाह, बहुविवाह, तलाक आदि जैसे मुद्दों से जूझना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा समर्थन, तो इसको समर्थन किससे दिया गया, शाह बानो मामला 1985, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो राष्ट्रीय सद्भाव और विधि के समक्ष समता, मतलब एक रूपता से इसकी सुविधा को सुनिश्चित करेगा। 1995 में जो सरला मृदुलवाद था उसमें शीर्ष अदालत ने
संसद द्वारा एक समान नागरिकता संहिता तैयार करने की आवश्यकता को दोहराया। ठीक है, बार बार मतलब दोहराया, जो वैचारिक अंतर्विरोधों को दूर कर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। अन्य देखिए क्या है, अन्य में क्या दे रखा है, तो एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए क्या हो, एक समान कानून की आवश्यकता होती है। धार्मिक परंपरा द्वारा शासित कई प्रथाएं भारतीय संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा वो समता का अधिकार है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो है उसके मौलिक अधिकार के विपरीत हो जाता है। भारत में यूसीसी की कमी भारतीय समाज के समग्र विकास की संभावनाओं को कम कर देती है। अब इसके विपक्ष में तर्क देखिए। सबसे पहले विविधता के विरुद्ध, तो इसके अंतर्गत एकीकृत राष्ट्र में एकरूपता होना अनिवार्य नहीं है। मतलब इतने सारे धर्म यहाँ पे है भारत में, तो उनमें एकरूपता होना अनिवार्य नहीं है। मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक और निर्विवाद तर्कों के साथ हमारी विविधता को स्वीकार करने के प्रयास किए जाने चाहिए। धर्मनिरपेक्षता शब्द केवल तभी सार्थक होगा जब क्या होगा, किसी भी प्रकार के मतभेद की अभिव्यक्ति का आश्वासन देता हो। मतलब अगर कहीं पे मान लीजिए विचारों में मतभेद है किसी के, तो उसकी अभिव्यक्ति, उसको एक्सप्रेस करने का ये आश्वासन दे। ठीक है, यह विविधता जो अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, चाहे वह धार्मिक हो या क्षेत्रीय हो, बहुमत की तेज आवाज़ के कारण दबना नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे कोई एक समुदाय भी कह रहा हो कि मान लीजिए हमने कानून पास कर दिया, कोई एक छोटे से छोटा समुदाय या क्षेत्रीय जो वो है लोग हैं, वो अगर उसको नहीं मान रहे, ठीक है, बाकी सब मान रहे, तो हमें उनको भी साथ लेके चलना है। अधिकांश देश अब भिन्नताओं को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं। केवल भिन्नताओं के होने का अर्थ भेदभाव नहीं, बल्कि यह एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है कि यहाँ पे मतलब सभी फ्रीली रह रहे हैं, लोकतंत्र यहाँ पे है। गैर धार्मिक मामलों से संबंधित नागरिक कानूनों में भी एकरूपता का अभाव होता है। जैसे कि जो भारतीय कानून अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं। ये सारे कानून वो हैं जिसमें एक समान, मतलब ये सब पे ही लागू होता है। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं होता। भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल विक्रय अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि, ये सब क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे समान लागू होते हैं। हालांकि राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए, इसलिए कुछ मामलों में इन नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता आ गई। राज्यों ने इनमें काफ़ी बार संशोधन करके थोड़ी बहुत विविधता ले आए। ठीक है, विधि आयोग द्वारा समर्थन नहीं, विधि आयोग ने इसको जो है समर्थन नहीं किया। तो 2018 में विधि आयोग ने क्या परामर्श दिया कि इस स्तर पर यूसीसी ना तो आवश्यक है, ना ही वांछनीय है, बल्कि इसने अभी व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण का सुझाव दिया है। मतलब जो व्यक्तिगत जितने भी अलग अलग जो कानून हैं उनको संहिताबद्ध यहाँ पे करने का सुझाव दिया, ताकि इससे क्या हो, उनमें से प्रत्येक में मौजूदा पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को सामने लाया जा सके और उनका संविधान के मौलिक अधिकारों के आधार पर परीक्षण किया जा सके। ठीक है, मतलब जो अलग अलग धार्मिक कानून है या क्षेत्रीय जो कानून है उनको अलग अलग जो है मान्यता दी जाए, यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा ये, यूसीसी ने लगातार सांप्रदायिककरण के आलोक में इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। ठीक है, शाहबानों से लेकर सरला मृदुलवाद तक अदालत ने इस बात में से भी चिंतित थी कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को एक ऐसी संहिता बनाना चाहिए जिसे विभिन्न धर्मों की धार्मिक मान्यता के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों के लिए खतरा माना जा सकता है। मतलब उनके व्यक्तिगत कानून क्या होंगे यहाँ पे, फिर खत्म हो जाएंगे अगर हम एक लॉ पास करके इन सबको उसके अंदर रख देंगे। तो आगे की राह का अगर हम देखें तो नागरिकों को शिक्षित करना सबसे पहले, क्योंकि जातीय और धार्मिक मान्यताएं नागरिकों के विचारों से अलग नहीं की जा सकती। ठीक है, जो उनके अंदर दिमाग में उनके जो बैठा हुआ है परंपरागत या काफ़ी टाइम से, उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए मीडिया के समर्थन और सोशल मीडिया के द्वारा जागरूकता के माध्यम से यूसीसी के वास्तविक स्वरूप और सकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, ऐसा लोगों को उसके बारे में शिक्षित करना आम सहमति बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। उसके अलावा भेदभाव को ख़त्म करना, तो यूसीसी क्या है, उस पर आम सहमति की अनुपस्थिति को देखते हुए विधि आयोग के परामर्श 2018 में जो दिया था, उसने भेदभाव को ख़त्म करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस तरह व्यक्तिगत कानूनों के भीतर कुछ भिन्नताएं जो सार्थक हों, मतलब कुछ ऐसी भिन्नताएं जो सार्थक हो, जो सही में मतलब हम चेंज ना करके उनको जो उनके मतलब जैसे धार्मिक कानून है उनको उनके हिसाब से रखते हुए उन्हें संरक्षित किया जा सकता है और असमानताओं को पूर्ण रूप की स्थिति प्राप्त किए बिना यथासंभव अधिकतम सीमा तक दूर किया जा सकता है।
कई जो महिला समूह होती है जैसे सहेली, विमोचन, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मंच और मानवाधिकार वकीलों की टीम होती है जो जो लॉयर्स कलेक्टिव और इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट है, इन्होंने लैंगिक दृष्टि से न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानूनों के तकनीकी विवरण वाले मसौदे भी तैयार किए हैं। ठीक है। उसके अलावा धीरे धीरे सुधार का दृष्टिकोण अपनाना, यह देखते हुए कि एक बार में यूसीसी का अधिनियम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए नेगेटिव प्रतिकूल मतलब नेगेटिव हो सकता है। एक यूसीसी के लक्ष्य को आदर्श रूप से धीरे धीरे से पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है। जैसा कि विवाह की उम्र पर हाल में किए गए संशोधन, ठीक है, जो 21 साल कर दिए महिलाओं की, यह दृष्टिकोण धार्मिक व्यवस्था के भीतर आंतरिक सुधार और परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। व्यक्तिगत कानूनों को सार्वजनिक वाद विवाद के लिए खोलना, वर्ष 2001 में ईसाई विवाह एवं तलाक कानूनों में संशोधन, 2010 में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 तथा अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890, इसमें संशोधन जो है इस बात के उदाहरण के है कि एक बार संहिताबद्ध होने के बाद व्यक्तिगत कानूनों को आगे सार्वजनिक बहस और जांच के लिए रखा जा सकता है। ठीक है। ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक बहस होनी चाहिए इस पर। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, अलग अलग धर्म के लीडर्स आएंगे, वो वहाँ पे अगर एग्री करेंगे तभी तो उनके जो पीछे लोग हैं वो एग्री करेंगे। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण करना, संहिताकरण के माध्यम से कुछ ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों पर पहुंचा जा सकता है जो प्रक्रिया में एक समान संहिता को लागू करने के बजाय समानता को प्राथमिकता देते हों। यह कई लोगों को विवाद के निपटारे के लिए पूर्णतः कानून का सहारा लेने के लिए हतोत्साहित भी कर सकता है, क्योंकि विवाह और तलाक के मामलों को अतिरिक्त न्यायिक रूप से भी सुलझाया जा सकता है। विधि आयोग ने विवाह और तलाक जैसे कुछ मामलों में कुछ उपाय सुझाए हैं जिन्हें सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आज एक ही बस पढ़ते हैं। मुझे ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि आपसे मैं आगे पूछूं कि नेक्स्ट वीक में मैं क्या ख़त्म करूं, पीटी 365 या फिर मार्च, और इससे पहले जो अभी अप्रैल का आएगा तब उसका भी देख लेंगे, अप्रैल, मार्च और फरवरी। ठीक है। कोशिश करेंगे जनवरी का भी, ये 3-4 महीने का उससे एग्ज़ाम से पहले या तो ख़त्म कर दे, या फिर पीटी 365 जो है, क्योंकि पीटी 365 में ये प्रॉब्लम है कि वो जनवरी तक का है, अभी अभी हिंदी में अपडेटेड नहीं आया है। जो भी अभी करेंगे वो जनवरी तक का होगा। ये 4 महीने आपको या तो उसका अपडेटेड वर्जन आएगा पीटी 365 का, या फिर इंडिविजुअल, ये 4 महीने आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है। तो अभी बस फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। बाकी ये आपने पढ़ा होगा एक वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफ़ी चर्चाओं में, एक साल से तो चर्चा में है ही है। ठीक है। इसको देख लेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी इस लेक्चर को देखे, एक बच्चा, 2 बच्चा या 10, जितने भी देखें, उनमें से जो भी मैक्सिमम वोट जिस पे आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि फिनिश करें, और 5 जून से पहले जितना भी हो सके हम, जितना हेल्प मतलब मैं कर पाऊँगा उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। चलिए तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।